जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 पे पहुंच चुके हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आप बताइए रीज़न के साथ। पहला पॉइंट है इसमें, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या केवल एक ही लाइन जो है पास हो सकता है सिंगल पॉइंट से? तो आइए थोड़ा देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट पार्ट में ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई सिंगल पॉइंट है, तो इस सिंगल पॉइंट से क्या केवल एक ही लाइन पास हो सकता है? तो आप जानते हैं कि एक ही लाइन नहीं पास हो सकता, बहुत से लाइन पास हो सकते हैं। जैसे एक ऐसे हो गया पास, एक इधर से ऐसे पास हो गया, ऐसे इधर से भी ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट लाइन से सिंगल पॉइंट P से पास हो सकता है। तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है, तो इसका मतलब कि ये इसका स्टेटमेंट गलत है, यानी फॉल्स है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज रीज़न में आप लिखोगे बिकॉज इफ़ वी टेक पॉइंट P and draw a line, then we see that there are infinite lines passes through point P। तो यही इसका आंसर हो गया। अब फर्स्ट के बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में देखिए कह रहा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेज थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो कह रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स क्या पास होंगे। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया एक पॉइंट P है और ये एक पॉइंट Q है। तो इस P और Q पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन ऐसे पास हो सकता है। अब इसमें एक ही लाइन पास हो सकता है, स्टेटमेंट में कहा है कि क्या ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट लाइन नहीं पास हो सकते, केवल एक ही लाइन पास हो सकता है इस पॉइंट PQ से। अब जब केवल एक ही लाइन पास हो सकता है इस PQ से, तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपका फॉल्स हो गया। हाँ, लेकिन ये जो P और Q पॉइंट हैं, इनमें से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं। इस टाइप से इनफाइनाइट लाइंस इस PQ से पास, P और Q पॉइंट से पास होके जा सकते हैं। तो इसका रीज़न आपको पता चल गया कि ये जो पॉइंट PQ है, इससे केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकता है, लेकिन पॉइंट P और पॉइंट Q से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी जो है फॉल्स है स्टेटमेंट जो इसने कहा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेज थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P और Q से पास नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉल्स बिकॉज इफ़ वी टेक पॉइंट P and Q and we draw a line, then we see that only one line passes through point P and Q, but only point P we see that infinite number of lines passes
through it. Similarly, in point Q, infinite number of lines passes through it. बट इफ़ वी टेक पॉइंट P एंड Q और लाइन को पास करेंगे तो केवल एक ही लाइन पास होगी, जो ये ऊपर हमने बता दिया। तो ये इसका रीज़न हो गया आपका। अब सेकंड के बाद इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट की ओर हम लोग आ चुके हैं। थर्ड पार्ट में देखिए सीधे से कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। क्या जो टर्मिनेटेड लाइन है वो इनडेफिनेटली प्रोड्यूस्ड हो सकता है बोथ साइड से। तो अभी हम लोग जो है यूक्लिड्स का जो पोस्टुलेट है और जो एक्सियम है वो हम लोग पढ़े हैं। तो थोड़ा सा एक बार इसके पोस्टुलेट और एक्सियम की ओर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग NCERT के इसी में पीछे चलें तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स और एक्सियम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसके जो पोस्टुलेट हैं ये एक साथ लिखे हुए हैं। तो देखिए इसका पहला जो है क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहे हैं कि केवल एक स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ड्रा किया जा सकता है। इस तरह यूक्लिड के 5 जो है पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट आप ये समझ गए। दूसरा में क्या कह रहा है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो एक्सियम 5.1 का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट P और Q है तो उससे केवल एक ही लाइन पास हो सकता है, उसके अलावा नहीं पास हो सकता, जो कि अभी हम लोगों ने इसका ये सेकंड जो है एग्जाम्पल में देखा। तो सेकंड में आप ये भी लिख सकते हैं बाय यूक्लिड्स एक्सियम 5.1, ये यूक्लिड्स एक्सियम 5.1 ये स्टेटमेंट लिख करके भी आप इसका रीज़न दे सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है एक्सियम 5.1 हो गया हमारा। पोस्टुलेट 2 देखिए क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कह रहे हैं कि अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो वो हम लोग इनफाइनाइटली उसको प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वैसा ही कुछ था। और एक बार ये भी पोस्टुलेट देख लीजिए तीसरा, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कह रहे हैं कि एक सर्किल को हम लोग किसी भी सेंटर से और कितने भी रेडियस से हम ड्रा कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और पोस्टुलेट 5 क्या कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और इफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास ये 2 स्ट्रेट लाइन है AB और CD और एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये जो 1 और 2 एंगल का सम करें तो इसका सम जो है 180 से कम आएगा। तो जो जिधर साइड सम करने से इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम आता है उधर की ओर अगर इन लाइंस को प्रोड्यूस करें तो ये किसी एक पॉइंट पर जा कर के कट करेंगे। यानी लेफ्ट साइड वाले अगर प्रोड्यूस करें तो किसी एक पॉइंट पर जा कर के इंटरसेक्ट करेंगे। यही यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट की ओर, जिससे कि आपको अब समझ में पूरा आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो ये अभी हम लोगों ने पोस्टुलेट 3 में पढ़ा था, पोस्टुलेट 2 में पढ़ा था कि हाँ जो टर्मिनेटेड लाइन है वो हम लोग इनडेफिनेटली प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। तो यहाँ अब इसका रीज़न आप अब आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड में कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि बिकॉज इन पोस्टुलेट 2 सेज दैट, क्या कह रहा था, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely।
तो ये जो है आपका रीजन हो जाएगा। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्किल्स इक्वल हैं तो क्या उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि ये सर्किल है और ये सर्किल है, ये दोनों सर्किल इक्वल है, तो इक्वल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। तो जब पूरा का पूरा कॉन्साइड कर जाएगा तो ये जो है इक्वल हो ही जाएगा, रेडियस भी इसका इक्वल हो जाएगा और सेंटर भी जो है एक के ऊपर एक कॉन्साइड करेगा तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ये भी ट्रू है, और ट्रू के बाद रीज़न अगर दें तो यहाँ लिख देंगे आप बिकॉज इफ़ वी सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक रखना, इफ़ वी सुपर इम्पोज दी वन सर्किल to another, then their radius, then their center coincide, and hence radius will be equals। और जब इनका सेंटर एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा और इनके ये जो सरकमफेरेंस है ये भी एक के ऊपर एक कॉन्साइड करेंगे तो उनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे और रेडियस भी कॉन्साइड करेंगे। तो यही इसका रीज़न हो गया। फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है जिसमें कह रहा है ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है। तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है यूक्लिड्स एक्सियम लगेगा यहाँ पर और इसलिए ये ट्रू है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट में कि ये ट्रू है, और ट्रू होने का रीज़न लिखेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स axiom, things which are equal to the same thing are equal to one another। एक चीज़ अगर दूसरे चीज़ के बराबर है तो वो एक दूसरे के भी, अगर एक थिंग दूसरे थिंग के बराबर है तो वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, जो दूसरा वाला अगर किसी और के भी बराबर है तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट का भी आंसर हो चुका है। अब उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 के दूसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो 5.1 के दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, give a definition for each of the following terms, are there other terms that need to be defined, first what are they and how might you define them। कह रहे हैं कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं इनका डेफिनेशन बताइए, और आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या कोई और टर्म की भी ज़रूरत है जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पहले, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो पहला है जैसे पैरेलल लाइंस, तो इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन का पहला पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस क्या है, अगर हम लोग पैरेलल लाइंस को डिफाइन करें तो अगर कोई दो लाइन है और ये दो लाइन जो है चलते चले जाएं और कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो हम कहेंगे कि ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस में सपोज़ कीजिए कि हमने ये दो लाइन ले लिया, एक एल ले लिया और एक एम ले लिया, तो यहाँ लिखेंगे टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन आर पैरेलल if they not intersect to each other, या फिर ऐसे लिख सकते if they have no common point। तो
तो जो इंटरसेक्ट होगा वहाँ एक पॉइंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दे हैव नो कॉमन पॉइंट। और इसका डिनोशन कैसे है कि पैरेलल लाइंस है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, L पैरेलल टू M, इस टाइप से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन कीजिए। तो परपेंडिकुलर लाइंस को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस की परिभाषा क्या है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों और इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री बना रहे हो, तो हम कहेंगे कि वो दो लाइंस हमारे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सपोज़ कीजिए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो कि O है, और यहाँ पर ये एंगल जो है 90 डिग्री बना दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि लाइंस, दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ टू लाइंस P and Q intersect each other at 90 डिग्री, इंटरसेक्ट किए एक दूसरे पे 90 डिग्री पर, then we say that lines are perpendicular, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे P, ये जो स्मॉल p है तो ये स्मॉल p परपेंडिकुलर टू Q। तो ये इसका डिनोशन हो गया है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब सेकंड के बाद देखिए इसका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है ये बताइए। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग अब डिफाइन करते हैं। लाइन सेगमेंट थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या है कि सपोज़ कीजिए कि कोई पॉइंट ये A है, ये पॉइंट B है, इनको हम लोगों ने ऐसे ज्वाइंट कर दिया, तो ये जो सेगमेंट बन रहा है इसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट में कि लाइन सेगमेंट एक तरीके का लाइन का ही पार्ट है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड हैविंग अ डेफिनेट लेंथ। कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है, पार्ट ऑफ लाइन है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। आगे लिख सकते हैं आप कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि A और B इसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिनोशन का है तरीका, यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि AB और इसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। या फिर इसी को हम लोग BA से अगर मेज़र कर रहे हैं आप तो इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के बाद देखिए फोर्थ पॉइंट को डिफाइन करने को कह रहा है रेडियस ऑफ सर्किल, और फिफ्थ स्क्वायर को कह रहा है। तो पहले हम लोग फोर्थ को डिफाइन करते हैं। फोर्थ है हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्किल को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो रेडियस ऑफ सर्किल के लिए क्या है कि सपोज़ कीजिए कि मेरा ये एक सेंटर है, इस सेंटर से मैंने एक सर्किल बनाया है, तो इस सेंटर से इसके सरकमफियरेंस पर ये जो लाइन टच कर रही है और ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये जो लेंथ बन रहा है इस पॉइंट O से इस सरकमफियरेंस पे, यही जो है आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल कहलाता है। और ये हर जगह बराबर होगा, मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये पॉइंट O है सपोज कीजिए सेंटर, तो यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर को मैंने क्या माना, O माना, फ्रॉम द सेंटर O टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल,
कोई पॉइंट है जो कि सर्किल पर है, मान लीजिए ये मैंने मान लिया P है, ये Q पॉइंट है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, तो ये यहाँ से इनको ज्वाइन किया गया है टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल। तो ये जो डिस्टेंस है जो कि 0 मतलब O से है और सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, वो उनके बीच की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ अ सर्किल डिफाइंड होगी। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अ सर्किल हो गई। और इसको मैं जैसे लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, दिस इज़ OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू OS इक्वल टू OT इक्वल टू OU इक्वल टू स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या है, डिनोशन है रेडियस का। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट है लास्ट आपका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्क्वायर में क्या है कि जिसके जो है इंटीरियर एंगल से चारों के जो है अंदर के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, क्वाड्रिलेटरल इसकी 4 भुजाएं हैं और 4 एंगल हैं। ये जो चारों एंगल हैं ये सभी अगर 90 डिग्री हो जाती हैं, ये सभी 90 डिग्री हो जाएं और ये सारे साइड से एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है। यही इसकी क्या हो गई, यही इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड, और ये इसका जो एंगल्स है वो भी जो है 90 डिग्री हो, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो यही इसकी जो है डेफिनेशन हो गई। तो ये जो है हमारा सेकंड के भी सारे पार्ट हल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. पहले पोस्टुलेट में ये कह रहा है, थोड़ा समझते हैं कि जो भी ये पोस्टुलेट दे रहे हैं उसमें कह रहा है। सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर कोई 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है A और B, तो इनके बीच जो है कोई एक और थर्ड पॉइंट हो सकता है जो इनके बीच जो है लाई करेगा। ये पहला पोस्टुलेट जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं पहले डेफिनेशन में। दूसरा पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहे हैं कि 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि सेम लाइन पर नहीं है। तो अगर लाइन की बात करें तो देखिए ये एक सेम लाइन है, ये P है और ये Q है और ये पॉइंट R है जो कि सेम लाइन पर नहीं है। अब कह रहे हैं आगे, डू दी पोस्टुलेट कॉन्टेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये दोनों पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है। आर दीज पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट। क्या ये दोनों पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। एक्सप्लेन, और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों पोस्टुलेट्स में पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, डू दीज पोस्टुलेट कॉन्टेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन दोनों पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है। तो जी हाँ, बिल्कुल है अनडिफाइंड टर्म्स। पहला तो यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म्स है पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट है वो अनडिफाइंड टर्म्स है, और दूसरा आपका लाइन भी यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म्स है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यस दीज पोस्टुलेट्स contain undefined terms such as पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, हमें 2 कम से कम बताने थे, 2 बता दिए। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद इसी में ये कह रहा है, आर दीज पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट। क्या ये कॉन्सिस्टेंट हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आल्सो दीज postulates
आर कॉन्सिस्टेंट। क्यों कॉन्सिस्टेंट है अभी मैं बताता हूँ। आर कॉन्सिस्टेंट, और क्यों कॉन्सिस्टेंट है? बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये कॉन्सिस्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दो डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रहे हैं। एक सिचुएशन में, जो पहला सिचुएशन है, उसमें ए बी सी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और सी जो है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। और दूसरे सिचुएशन में क्या है कि पी और क्यू 3 पॉइंट तो हैं, लेकिन पी और क्यू एक लाइन में लाई कर रहा है, ये जो आर है इस पे लाइन नहीं कर रहा है। तो दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, पहला सिचुएशन क्या है? सिचुएशन एस। यहाँ पर पहला सिचुएशन आप बता दीजिए, क्या बताएंगे? सी इज अ पॉइंट लाइंग बिटवीन लाइन ए बी। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या है? आर इज अ पॉइंट नॉट लाइंग बिटवीन पी क्यू। ठीक है, ये हमारा दूसरा सिचुएशन हो गया कि जो हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सिस्टेंट है क्योंकि दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अब आगे कह रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं? तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे नो, दीज पोस्टुलेट्स do not follow from Euclid's postulates। ये यूक्लिड पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूक्लिड्स के एक्सियम को जरूर एक फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे however they follow यूक्लिड्स एक्सियम। ये जो है यूक्लिड्स एक्सियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम। ठीक है, और यूक्लिड एक्सियम क्या कहता है ये भी थोड़ा सा समझ जाए कि यहाँ पर जो है गिवन टू पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो यहाँ पर देयर इज अ यूनिक लाइन that passes through them। तो एक यूनिक लाइन होगी कि जो पास करेगी उन दोनों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो हम लोगों ने 2 पॉइंट लिया था जो कि ए और बी पॉइंट था, तो यहाँ से भी एक लाइन पास हो रही है। पी और क्यू जो पॉइंट लिया, यहाँ से भी एक लाइन पास हो रही है। तो ये एक्सियम को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यूक्लिड्स पोस्टुलेट को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड का हम लोगों ने प्रॉपर रीज़न के साथ इसको डिफ़ाइन किया और पूरा एक्सप्लेन किया। तो थर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 के 4th क्वेश्चन में आ चुके हैं। 4th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। इफ़ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB। Explain by drawing the figure। चलिए फिगर से ड्रा करके हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारा ये डायग्राम हो जाए, इस डायग्राम में सीधे से कह रहा है अच्छा ये जो है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 points एंड बी सच दैट AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग फिगर। ये जो फिगर था वो इस क्वेश्चन का था, इसका नहीं था। ठीक है ना, ये 4th वाले को हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट A, और ये पॉइंट B ले लिया। इसके बीच कहीं एक पॉइंट C लिया है हमने, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गिवन कंडीशन में है कि जो AC है वो BC के इक्वल है, ये हमें गिवन में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये गिवन कंडीशन में है
और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में कि जो AC है वो हाफ ऑफ AB है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर प्रूफ में आप लिख सकते हैं, प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है AC = BC वो मैंने लिखा, ये गिवन में है मेरे। अब उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बोथ साइड मैं AC को ऐड कर सकता हूँ, तो बोथ साइड्स मैं AC को ऐड कर सकता हूँ, ये हमारे यूक्लिड साहब ने कहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AC + AC = BC + AC, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखिएगा ज़रूर, इफ़ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। कह रहे हैं अगर दोनों इक्वल साइड में अगर हम लोग एक वैल्यू सेम वैल्यू ऐड करते हैं तो वो दोनों भी जो भी आएगा जोड़ने पर वो दोनों भी बराबर होंगे, ऐसा यूक्लिड्स ने कहा था। तो यूक्लिड्स ने जो कहा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये कंडीशन के लिए। अब AC को AC से जोड़ेंगे तो 2AC होगा, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर BC + AC है, तो BC ये है और AC ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो ये मेरा AB हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 2 इधर जो है हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो AC = हाफ AB। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ प्रूफ करने को कह रहा है कि AC जो है हाफ AB के इक्वल है, यही हमें लाना था और यही हमारा प्रूव हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये वाला 4th क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 के 5th क्वेश्चन में आ चुके हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं 4th क्वेश्चन में हमारे। तो 4th क्वेश्चन में सिंपल ये है कि अभी हम लोगों ने 4th क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने कहा था कि AB कोई पॉइंट हम लोग लिए हैं, यहाँ पर ये A और B कोई पॉइंट है हमारा, और यहाँ पर एक पॉइंट C है हमारा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए कि जो C है वो मिड पॉइंट है AB का, तो केवल एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है, ये बात तो सत्य है, लेकिन इसको प्रूफ हम करके हमें दिखाना है, क्योंकि एक से ज़्यादा मिड पॉइंट हो नहीं सकता AB का। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु A और B के बीच की, वो केवल एक ही होगी। तो हम लोग अब प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो है अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि एक और पॉइंट है जो कि पॉइंट D है, और वो भी जो है क्या है कि मिड पॉइंट है। तो अपनी तरफ से ये हमने मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे लेट द गिवन लाइन AB is having two midpoints C and D। तो ये जो लाइन है हमारी AB, इसमें 2 मिड पॉइंट्स हैं C और D, ठीक है। ये हमने D अपनी तरफ से मान लिया और C क्वेश्चन में गिवन है। अब C अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मिड पॉइंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो AC है वो जो है क्या होगा, हाफ होगा AB का आधा होगा। और दूसरा पॉइंट बाई कॉन्स्ट्रक्शन से जो हमने माना कि D कोई पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, तो इससे अगर देखा जाए तो AD जो है हाफ होगा AB के, AD जो है हाफ हो जाएगा AB के। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड से क्या हमें मिलेगा कि यहाँ भी हाफ AB है और यहाँ भी हाफ AB है, तो AC AD के इक्वल हो जाएगा, AC = AD। और अगर AC जो है AD के इक्वल हो रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसको इधर ले जाइए, तो 0 क्या हो जाएगा, AD - AC। और AD में AC को माइनस करोगे तो CD आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो CD = 0, ठीक है।
कि हमने क्या किया कि AD में AC को माइनस कर दिया तो ये CD बचा और ये CD बराबर 0 हमने लिख दिया। अब ये CD 0 लिख दिया तो CD 0 का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच की दूरी कुछ भी नहीं है, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। और अगर डिस्टेंस 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि C और D पॉइंट एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर रहे हैं, और जब ये एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर रहा है तो इससे ये सिद्ध होता है कि केवल एक ही मिड पॉइंट है जो कि AB के बीच लाई करेगा। तो यही हमारा रीज़न हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर C एंड D कॉन्साइड, C एंड D हैं कॉन्साइड कर रहे हैं 10, यहाँ लिखेंगे 10 every line segment has one and only one midpoint। तो हर एक लाइन, जो ये लाइन सेगमेंट है इसमें केवल 1 और केवल 1 ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। तो यही हमारा जो है फिफ्थ का भी आंसर हो गया है। तो फिफ्थ के बाद ये हमारा फिफ्थ था, ये हमारा फिफ्थ का आंसर है, फोर्थ नहीं, ठीक है। तो यही हमारा फिफ्थ का भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के सिक्स्थ क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर इन फिगर दिया हुआ है 5.10, इफ़ AC इक्वल टू BD, AC जो है BD के इक्वल है तो प्रूव कीजिए AB जो है CD के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखा जाए इसके सिक्स्थ क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमको फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, दिस इज़ A, दिस इज़ D, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। तो ये हमारा फिगर हो गया। यहाँ पर अगर देखें गिवन में, दिस इज़ गिवन में, तो यहाँ गिवन में है कि AC जो है हमारा BD के इक्वल है, दिस इज AC इज इक्वल टू BD, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर हमें जो है प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है हमारा कि AB जो है CD के इक्वल है। अब देखिए इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो हमको गिवन में है कि AC जो है BD के इक्वल है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज AC इज इक्वल टू BD गिवन। अब जब AC जो है BD के इक्वल है तो यहाँ पर AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC, और BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, दिस इज BC प्लस CD। अब यहाँ पर देखा जाए तो BC बोथ साइड्स आ रहा है, तो इस BC को मैं क्या करता हूँ, या इधर ले आऊँ, या मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो है हम BC को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BC माइनस BC, BC प्लस CD माइनस BC। तो यहाँ से BC गया, ये BC गया, तो ये हो गया AB इक्वल टू CD। तो ये जो AB इक्वल टू CD आया है, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर ये जो BC हमने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया है, इसको हम लोगों ने जो है यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स है उसका यूज़ किया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन सा पोस्टुलेट है, उसको आप ध्यान रखिएगा कि व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर इक्वल। कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ इक्वल दी हुई है तो हम अगर बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल चीज़ों को, तो जो शेष बच रहा है वो भी हमारा इक्वल आएगा। तो ये हमारा यूक्लिड पोस्टुलेट से ये हमें मिला, और यही के आधार पर हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा कि ये भी जो है CD के बराबर आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद हमारा एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है सेवेंथ, उसको भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 का है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 के 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कह रहे हैं कि ये जो एक्सियम 5 है उसको हम लोग जो है क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। नोट डैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो 5th पोस्टुलेट के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये समरी में भी देखा जाए यहाँ पर तो यूक्लिड्स एक्सियम का 5 द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यहाँ पर सम यूक्लिड्स एक्सियम है। ज़रा शुरुआत में भी देख लेते हैं कि यूक्लिड्स का जो है एक्सियम 5 जो है क्या कह रहा है। तो ये इसके पोस्टुलेट आ चुके हैं। पोस्टुलेट के बाद हमारा एक्सियम 5 भी आना चाहिए। तो यहाँ पर सम ऑफ यूक्लिड एक्सियम नॉट इन हिज ऑर्डर आर गिवन बिलो, जो कि ऑर्डर में नहीं है लेकिन एक साथ लिखे हुए हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। बात सही है। थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाते हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल मतलब जो पूरा समूह है, पूरा का पूरा जो पार्ट, पूरा का पूरा जो फिगर है वो किसी एक पार्ट से तो बड़ा ही होगा। फिर आगे कह रहे हैं थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहे हैं कि एक थिंग्स अगर दूसरे का डबल है तो वो उनके जो सेम थिंग्स हैं वो इक्वल भी होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए बी है। कह रहे हैं द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। और ए बी सी डी के इक्वल, अगर मैं इसको डबल कर दूं 2AB कर दूं और इसको भी 2CD कर दूं तो भी 2AB 2CD के इक्वल होगा। अगर इसको दुगना करेंगे इसको भी दुगना करेंगे तो भी इक्वल होगा। और आगे कह रहे हैं थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स। कह रहे हैं सेम थिंग का हाफ कर दिया जाए तो भी जो आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। सही बात है। अगर मान लीजिए ये सेब है, इस सेब को मैंने इक्वल भागों में विभाजित किया तो ये जो पार्ट होगा और ये जो पार्ट होगा ये दूसरे के इक्वल होगा। तो इनके सारे एक्सियम यूनिवर्सली ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं 5th पार्ट को मान लूँ कि ये इसका 5th एक्सियम है, हालांकि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम नॉट इन हिज ऑर्डर। ये ऑर्डर में तो नहीं है कि कौन पहला कौन दूसरा। तो ये 5 को इसीलिए मैंने पढ़ा कि 7 में से अगर कोई भी 5वां होगा तो सभी के सभी ट्रू हैं, यानी सभी के सभी यूनिवर्सल ट्रू हैं हर एक परिस्थिति में। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि ये जो आपने पढ़ा है और ये 5वें का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं इसी को 5वां एक्सियम मान के अगर चलूँ। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। सपोज़ कीजिए कि ये सर्किल है, तो ये सर्किल क्या है, पूरा एक कंप्लीट है। अब इसका एक पार्ट अगर ले लें, मान लें कि ये सेंटर है, इसका 1/4 हिस्सा अगर मैं इसका बाहर निकाल दूँ तो ये 1/4 हिस्सा क्या इस होल से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो यानी ये जो होल है पूरा का पूरा सर्किल वो अपने इस पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। तो बात सत्य है। तो ये एक्सियम हमारा सही है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में भी हमारा जो है इस पार्ट में सीधे से बस यही पूछ रहा है 7th में कि वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर यूनिवर्सल ट्रूथ। कह रहे हैं कि क्यों जो है एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। तो यहाँ पर क्यों ट्रूथ हुआ ये समझ में आया आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये होल पार्ट लेंगे उसमें से एक पार्ट हमने अगर इसका निकाल लिया तो होल तो बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एज स्टेटमेंट इज ट्रू। जो भी स्टेटमेंट एक्सियम के हैं वो ट्रू हैं और ट्रू हैं हर सिचुएशन में, इन ऑल सिचुएशंस। ऑल सिचुएशन का तात्पर्य कि चाहे इसको आप 1/4 काटो, चाहे इसका 1/3 काट लो, चाहे इसको तिरछा काट के निकाल लो, ये हमेशा जो है इस अपने होल से तो छोटा रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो जब ये हर परिस्थिति में जो है सत्य ही होगा, ट्रू ही होगा, तो लिख सकते हैं हेंस इट इज considered as a यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ
मान सकते हैं कि ये सत्य है। तो इस टाइप से हमारा ये यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री ख़त्म हो गया। हम लोगों ने इस 7 क्वेश्चन के एक्सरसाइज 5.1 के चैप्टर में ढेर सारे जो है पोस्टुलेट एक्सियम पढ़े, सारे पोस्टुलेट और एक्सियम को समझा। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा 5th के बाद 6th चैप्टर होगा लाइंस एंड एंगल्स, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।